हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आए हैं क्लास 10th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि कक्षा 10वीं भौतिक विज्ञान का अध्याय 1 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जी हाँ, इस एक ही वीडियो में पूरा का पूरा जितना भी आपका स्कूल में पढ़ाया जाएगा और जो जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है पूरा मैं पढ़ा दूंगा। तो इसको आप एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं और एक अच्छे से नोट्स को बना के आप अपनी पढ़ाई को घर बैठे ही अच्छे से कर पाएंगे। जिस प्रकार आपका क्लास नहीं चल रहा है कोरोना महामारी जैसे, तो कोई बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हम हर एक चैप्टर का एक ही वीडियो ले आ रहे हैं और पूरा लिखित नोट्स है। उस नोट्स के द्वारा आप अच्छे से अपना एक प्यारा सा नोट्स कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज हम पूरा चैप्टर इसमें देखेंगे इस वीडियो में। अगर वैसे देखा जाए तो ये साइंस का, क्योंकि कक्षा 10वीं साइंस विज्ञान में 3 चीज़ है। एक रसायन विज्ञान है, दूसरा भौतिक विज्ञान है, तीसरा जीव विज्ञान है, यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो जैसे कि अध्याय 1 से लेके 5 तक केमिस्ट्री है और अध्याय 6 से लेके 9 तक जो है बायोलॉजी है। और फिर वहीं पे अगर देखा जाए तो अध्याय 10 से लेके कहीं ना कहीं वही 12-13 तक जो भी है वो हमारा फिजिक्स और लास्ट के कुछ पर्यावरण से चैप्टर बने हुए हैं। तो साइंस का ये चैप्टर नंबर 10 है। जी हाँ, क्लास 10 हिंदी मीडियम वालों के लिए साइंस का क्लास चैप्टर नंबर 10 है, इन हिंदी मीडियम वालों के लिए है। अगर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, अगर साइंस में देखें तो क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है जो वो आता है आपका प्रकाश, यानी बोले तो लाइट। तो चलिए देखते हैं लाइट क्या होती है, यह प्रकाश क्या होती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जो प्रकाश है यह क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। इसका उपयोग हम वस्तुओं को देखने में करते हैं। जो प्रकाश होती है क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं को देखने में करते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात हमारी आंखों पर लौट आती है और जिससे हमें वस्तु क्या होती है? दिखाई देने लगती है। यानी जब कोई प्रकाश होती है किसी वस्तु पर पड़ेगी तो पड़ने के पश्चात क्या होती है? वह लौट आती है। और कहाँ पे लौट आती है? हमारी आंखों में लौट आती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। या फिर एक दूसरी परिभाषा देखिए। दूसरी परिभाषा क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुम्बकीय की विकिरण के रूप में वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टिज्ञान को क्या करता है? जागृत करता है। ये आप दूसरी इसकी परिभाषा दे सकते हैं। फिर आता है कहीं ना कहीं प्रकाश के गुण, यानी कि प्रकाश में क्या क्या गुण होता है। तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम की क्या होती है? मध्य होती है। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रकाश के वेग की गणना जो किए थे वो किए थे रोमन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला देखिए अंतर। तो प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग में मुख्य अंतर यह है कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जो ध्वनि के चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश का वेग ठोस से गैस में बढ़ता है। प्रकाश में अपवर्तन, विवर्तन, घूर्णन, प्रकीर्णन इत्यादि गुण पाए जाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आता है आपका प्रकाश स्रोत। ये प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जो वस्तुएं क्या उत्पन्न करती हैं? प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत के क्या क्या उदाहरण हैं? जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, जुगनू, चंद्रमा, लालटेन इत्यादि जितने भी होते हैं यह सब आपके प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आते हैं।
अब बात करेंगे प्रकाश स्रोत के प्रकार। तो प्रकाश स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरी होती है अदीप्त वस्तुएं। तो यह प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं को प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, जुगनू, लालटेन इत्यादि जितनी भी होती हैं, ये सब आपके क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा, लकड़ी, लोहा इत्यादि जितनी भी होती है आपके अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। अगला आता है स्फुरदीप्त वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो पहले प्रकाश को अवशोषित करती हैं, फिर प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, उसे स्फुरदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब आपका आता है प्रकाशिक माध्यम। यह प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? तो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी जो प्रकाश होती है, जिस माध्यम में वो गुजरेगा होकर, उसे हम लोग प्रकाशिक माध्यम का नाम दे देंगे। प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। तो प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं, यह निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं और अर्धपारदर्शी वस्तुएं। तो सबसे पहले हम लोग पारदर्शी वस्तुएं के बारे में जानेंगे। तो वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश डालने से प्रकाश आर पार हो जाता है, उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। और पारदर्शी वस्तुओं में जैसे क्या आता है? कांच, पानी जितने भी होते हैं, यह पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। अब आता है अपारदर्शी वस्तुएं। तो अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश डालने से प्रकाश आर पार नहीं हो पाता, उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या क्या होता है? लोहा और लकड़ी जो होती है, यह अपारदर्शी वस्तु के अंतर्गत आती है। तीसरी आती है आपकी अर्धपारदर्शी वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश डालने से आधा भाग प्रकाशित रहता है तथा आधा भाग प्रकाशित नहीं हो पाता, उसे अर्धपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आता है आपका किरण पुंज। यह किरण पुंज क्या होती हैं? तो प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं और इस किरण समुदाय को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसके दो नाम हैं। या फिर आप कह दीजिए कि प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं और इस किरण समुदाय को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। या फिर आप बोल दीजिए कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब आता है किरण पुंज के प्रकार। तो किरण पुंज जो होता है, यह निम्नलिखित तीन प्रकार से होता है। कौन कौन से? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और दूसरा समांतर किरण पुंज। तो सबसे पहले आता है आपका अपसारी किरण पुंज। तो यह मेरे प्यारे बच्चों अपसारी किरण पुंज क्या होता है? वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात फैल जाता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है? वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? फैल जाता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा आता है आपका अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आकर मिलता है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज क्या होता है? जो परावर्तन पश्चात क्या होता है? एक सीधी रेखा में चलने लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो उसको जो कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। ठीक है ना? जो किरण पुंज परावर्तन पश्चात एक सरल रेखा में चलता है। अब आता है प्रकाश का परावर्तन। अब हमारा क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन देखिए, तो जब प्रकाश की किरण, देखिए ये हमारी क्या है? प्रकाश की किरण। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार अथवा पालिशदार, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार अथवा पालिशदार पृष्ठ पर पड़ता है, तो पड़ने के पश्चात अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि फिगर में आप समझ सकते हैं, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, किसी जब चमकदार तल पर पड़े तो पड़ने के पश्चात क्या हो जा रही है? परावर्तित हो जा रही है। आने वाली किरण को, आने वाली जो किरणें होती हैं, उस किरण को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरणें। और जो जाने वाली किरण को, लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण।
ओके। और आपतित किरण परावर्तित किरण के मध्य क्या होता है? अभिलंब होता है। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और ये जो चिकना तल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक तल बोलते हैं। और आपतित किरण परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है अभिलंब तीनों, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु कहते हैं। और इधर हम लोग क्या कर देते हैं? इसको कलाई कर देते हैं। कलाई किसका करेंगे? चांदी अथवा पारे का क्या करते हैं हम लोग? कलाई कर देते हैं। या फिर प्रकाश के परावर्तन का दूसरा आप एक प्यारा सा परिभाषा ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः पहले माध्यम में लौट जाती हैं, तब इस परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन देखें तो यह निम्नलिखित हमारा दो प्रकार की होती हैं। पहला क्या होती है? परावर्तन का नियम, प्रथम नियम, दूसरा द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा क्या होता है? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये है मेरे प्यारे बच्चों आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभिलंब है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। ये हमारे क्या हो गया? ये हमारी क्या है? इसको कहते हैं आपतित किरण। और ये क्या है? परावर्तित किरण। और ये क्या है? इसको बोलते हैं अभिलंब। ये क्या है? इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक है, याद रखिएगा। इतना आपका खत्म होता है। अब हम लोग जानते हैं दर्पण के बारे में। देखिए, हम लोग को सिर्फ वही पढ़ना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत आपको है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है दर्पण यानी कि मिरर। ये दर्पण क्या होता है? तो एक चमकदार सतह जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है उसे दर्पण कहते हैं या दर्पण कहलाते हैं। तो हमारी क्या होती है? दर्पण एक चमकदार सतह होती है जो अपने ऊपर जितने भी आपतित किरण है यानी जो उस पर आने वाली किरणें हैं, आपतित प्रकाश के अधिकांश भाग को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण देखें तो मुख्यतः हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण देखें तो इनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। किसका? समतल दर्पण का। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं। इनके एक तल पर पारे की पॉलिश तथा लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जिससे इनका दूसरा तल परावर्तक तल हो जाता है। अगर गोलीय दर्पण देखें तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। अब पहला आता है उत्तल दर्पण। तो यह उत्तल दर्पण क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के उभरे हुए पृष्ठ से हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण किससे हो? उभरे हुए पृष्ठ से। देखिए, ये है हमारा क्या है? गोलीय दर्पण है। और गोलीय दर्पण का काटा गया वह भाग, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, गोलीय दर्पण का काटा गया वह भाग जिसके एक तल पर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है और दूसरी ओर क्या करते हैं? परावर्तक तल बन जाता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, बट हमें उत्तल दर्पण देखना है। तो जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के उभरे हुए इस तल से हमारा क्या हो? परावर्तन हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और दबे हुए तल पे क्या करते हैं हम लोग? कलाई कर देते हैं। अब दूसरा आता है इसी में आपका अवतल दर्पण। क्या आता है आपका? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के
दबे हुए पृष्ठ से हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब उभरे हुए तल पर क्या करते हैं, कलाई कर देते हैं, और उभरे हुए तल पर क्या करते हैं, कलाई कर देते हैं, और दबे हुए तल से क्या होने लगता है, परावर्तन होने लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं होती हैं। पहला आता है ध्रुव। ध्रुव होता है तो ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये, तो यहाँ पे परावर्तक तल है और इसके मध्य के बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुव नाम दे देते हैं। ध्रुव को किससे दिखाते हैं, तो ध्रुव को पी से दिखाते हैं, यानी कि पोल बोलते हैं। दूसरा आता है आपका वक्रता केंद्र। तो वह गोला जिसको काट कर गोलीय दर्पण बनाया जाता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरा आता है आपका अगला तीसरा वक्रता त्रिज्या। तो ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को किससे हम दिखाते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो चित्र ए और बी में सी पी इक्वल टू क्या है, हमारी वक्रता त्रिज्या है। यहाँ पे देखिए ये भी आपकी क्या है, यहाँ पे सी और पी यानी कि ध्रुव से लेकर केंद्र, यहाँ केंद्र के बीच की दूरी, और यहाँ पे देखिए ध्रुव से लेकर केंद्र के बीच की दूरी जो होती है इसको क्या कहते हैं हम लोग, सी पी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर आती है आपकी मुख्य अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, और इसे देखिए एक रेखा गई है, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ओके, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, नॉइस आएगी तो। अगला है यहाँ पे मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अगला आता है फोकस दूरी। तो यह फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण के मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, और दर्पण की फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध दे दे तो सीधा लिखना है एफ इक्वल टू आर बाई टू, जहाँ एफ क्या है, फोकस दूरी, तथा आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है। चिन्ह परिपाटी के नियम से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों आपका फोकस तल। यह फोकस तल क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के अभिलंब का तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल को F1 F2 से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस तल क्या होता है, मुख्य अक्ष के अभिलंब तथा मुख्य अक्ष के अभिलंब का तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं, और इसे F1 F2 से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है किरण आरेख खींचने के नियम। ये किरण आरेख खींचने के नियम क्या है, तो किरण आरेख खींचने के निम्नलिखित 3 नियम हैं। पहला नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वह दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस की ओर मुड़ जाती है। यानी कि जब हम किसी गोलीय दर्पण के कटे हुए भाग पर या किसी भी हम लोग देखिए यहाँ पे जब गोलीय दर्पण पर हम लोग क्या करते हैं, कटे हुए भाग पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण पड़ती है, तो पड़ने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है किसमें, तो यह होकर जाती है आपके मेरे प्यारे बच्चों आपके अवतल दर्पण में, और जाती हुई प्रतीत होती है किसमें, उत्तल दर्पण में। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा है, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण
से परावर्तित होकर पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है। और जब हम लोग इसको वक्रता केंद्र से डालेंगे तो पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट आती है। और तीसरा नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जब इसको मुख्य फोकस से लेके जाएंगे तो परावर्तन पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, क्योंकि यह मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो नहीं। अब कैसे पता लगा कि सर मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है, क्योंकि जितनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच है उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी। अब आता है आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की 6 परिस्थितियां हैं। कौन कौन सी? पहली है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। दूसरी क्या है? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। तीसरी क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के मध्य में हो। और पांचवी क्या है? जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। और छठवीं क्या है? जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य में स्थित हो। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्थिति देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने फोकस तल पर बनेगा। जब वस्तु को हम लोग क्या करेंगे? अनंत पर रखेंगे तो अनंत से 2 प्रकाश की किरण आएगी। एक तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी और दूसरी कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। जो मुख्य फोकस से हो जाएगी तो परावर्तन पश्चात यह अभिलंब के यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। और जो वक्रता केंद्र देखिए आ रही है यह पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। और यह दोनों प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर काटेंगी वहीं से एक लाइन खींचेंगे और वहीं क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो यह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस तल पर बन रहा है या फोकस तल के सामने बन रहा है। और कैसा बन रहा है? यहाँ तो सीधा है, यहाँ देखिए a डैश b डैश यानी कि उल्टा है, यानी कि वास्तविक उल्टा तथा बिंदु आकार के क्या होता है? बराबर बनता है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतनी बड़ी यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु, ठीक है ना। अगला यहाँ पे है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखेंगे। तो अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य बनता है। और उसकी वो कैसी रहती है? उसकी नेचर वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ पे रखे हैं? तो जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे तो 2 प्रकाश किरण चलेंगी। पहले तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने से परावर्तित होती है तो यह मुख्य फोकस से होकर जाती है। और दूसरी जब वक्रता केंद्र से होकर जाए, ये दोनों जिस बिंदु पर काटेगी वहीं देखिए हमारा बन रहा है। तो कहाँ बन रहा है? ये हमारा बन रहा है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, यही तो बन रहा है। अगला है आपका मेरे प्यारे बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो अवतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वास्तविक उल्टा तथा आकार में क्या होता है? वस्तु के बराबर बनता है। यहाँ पे देखिए जब वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे तो एक मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाएगा। दूसरा, जब आप मुख्य फोकस से ही डालेंगे तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। फिर ये दोनों किरण यहाँ पे काटी, फिर यहाँ से एक लाइन खींचे तो देखिए वहीं पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। अगला है यहाँ पे, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य स्थित है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगा। वास्तविक उल्टा और आकार में क्या होगा? बड़ा बनेगा। ठीक है ना। तो जितना भी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जा रहा है पूरे स्टेटमेंट को अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। अगला है आपका यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, अगला आपका क्या आता है? जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। तो जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा
तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत पर बनेगा। जब अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, और जब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार में वस्तु से क्या होता है, बहुत ही बड़ा बनता है और उसमें छोटा बनेगा। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य स्थित हो तो क्या बनेगा, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी सीधा, और आकार में वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है। ये फिगर है यहाँ पे, ये डायग्राम, इसको खींच सकती हैं। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो उत्तल दर्पण की प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के कैसा बनता है, पीछे बनता है। यह ध्रुव तथा फोकस के मध्य में ही बनता है और किस प्रकार से बनता है, आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ पे एक फिगर है। अब है यहाँ पे दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, यानी जो चिन्ह परिपाटी है उसको हमेशा ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। तो प्रकाश के दर्पणों व लेंसों की फोकस दूरियां, वस्तु तथा प्रतिबिंबों की परिस्थितियां तथा आकार आदि को व्यक्त करने के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह परिपाटियों का हम लोग उपयोग करते हैं। कौन कौन से, पहला इनमें सबसे सरल निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी है और इस परिपाटी के अनुसार क्या है, पहला है यहाँ पे दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। दर्पण पर जो प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं वो किधर से डाली जाती हैं, सदैव व सदैव बाईं ओर से ही डाली जाती हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ साथ नापी जाती हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ साथ नापी जाती हैं। तीसरा, दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु लिया जाता है तथा मुख्य अक्ष यक्ष ली जाती है और ध्रुव से गुजरने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा वाई अक्ष से ली जाती है। चौथा, मुख्य अक्ष के अनुदिश ध्रुव से दाईं ओर नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं तथा ध्रुव से बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। यानी कि प्रकाश की आपतित किरण की दिशा में नापी गई जो दूरियां होती है वो धनात्मक होती हैं और प्रकाश के परावर्तित यानी उसके विपरीत दिशा में जो भी दूरियां नापेंगे वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाइयां मुख्य अक्ष से ऊपर स्थित होती है तो धनात्मक होती हैं तथा नीचे अगर स्थित है मुख्य अक्ष के कोई भी चीज तो हमारी क्या होती है, ऋणात्मक ली जाती हैं या फिर होती हैं। इन नियमों के अनुसार एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन क्षमता जो होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब हम लोग जान ही लेते हैं कि आखिरकार रेखीय आवर्धन क्षमता होता क्या है। तो रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होता है, m बराबर माइनस वी अपान यू होता है। रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होता है, माइनस वी अपान यू, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पणों के लिए रेखीय आवर्धन क्षमता का सूत्र यही होगा। अगला आता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। अब देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन आता है और इसका मैं एक वीडियो अलग से बना हुआ है जो कि फिजिक्स मैथ लेक्चर चैनल पर, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूँ। जी हाँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। उसमें आपको अच्छे से समझाया गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र का निगमन कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं उसी का बना दिया हूँ। यहाँ पूरा स्टेटमेंट देख लीजिए
और इसी को वहाँ पे समझाया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दे रहा हूँ और उसके बाद वहाँ से जाके पूरा पूरा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, पूरा देख लीजिए स्टेटमेंट, देखिए यहाँ पे। और इसी को वहाँ पे समझाया गया है अच्छे से, और इसको दोबारा लिखवाया गया, वहाँ से भी जाके आप नोट कर सकते हैं। और फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f क्या, जहाँ फोकस दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, ध्रुव से प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी। और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का क्या होता है सूत्र, तो उत्तल दर्पण ले देखें तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण से वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, परंतु उत्तल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी तीनों धनात्मक होती है। और उत्तल दर्पण के लिए भी u तथा f के बीच एक ही संबंध होता है, जिसे दर्पण के सूत्र द्वारा ही प्रस्तुत करते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब आता है संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु। ये संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु क्या होता है, तो संयुग्मी बिंदु क्या होती है, उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। उन दो बिंदुओं को क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं, जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं या संयुग्मी बिंदु कहते हैं। अब आता है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होते हैं, याद रखना, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन संबंधित यहाँ पे दिया है, यह क्या है, यह मेरे प्यारे बच्चों आपकी आपतित किरण है। और ये क्या है, अपवर्तित किरण। जब प्रकाश की माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम जाएगी तो अपने मार्ग से क्या विचलित हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कर। देखिए ये सीधी जा रही थी, जैसे इस माध्यम में आई ये क्या हो गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। वैसे तो यहाँ से जाती है लेकिन ये सीधी गई क्या, नहीं, तो इसी क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन वो इतना आएगा नहीं तो इसीलिए इसको हम डिटेल में नहीं जानेंगे, बट प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है उसको हम लोग जान लेंगे अच्छी तरीके से। तो अगर देखें तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, यानी कि अपवर्तन के मुख्यतः कितने नियम हैं, दो नियम हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और द्वितीय नियम किसे कहते हैं, या फिर स्नेल का नियम भी इसे कहते हैं, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। अर्थात साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक। साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यन। नियतांक के स्थान पे यन हम रख सकते हैं। यन हमारा क्या है, यन एक नियतांक है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब आपका आता है अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल। यह अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल क्या है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, तो जो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है ANG। ए मतलब क्या होता है, एयर। एन मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक। जी मतलब क्या होता है, ग्लास। यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। इसी प्रकार वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ANW बराबर C/VW, अर्थात वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। अब देखिए इन दोनों को क्या किए हम, बराबर कर दिए, तो ANW/ANG इक्वल क्या हो जाएगा, VG/VW हो जाएगा। ठीक है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। जो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अगर अपवर्तनांक देखें तो यह हमारा किस पे हमेशा और हमेशा निर्भर करता है, तो यह हमेशा और हमेशा आपके प्रकाश के रंग पर ही निर्भर करता है। याद रखना, यह बैगनी रंग के
प्रकाश के लिए सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n12 से निरूपित करते हैं। n12 इक्वल क्या हो जाएगा, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा v1। और माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, n2 इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल यानी c/w होता है। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो केवल क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अब आपका नेक्स्ट आता है क्रांतिक कोण। ये क्रांतिक कोण क्या होता है, तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है उसे हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1/sin हो जाएगा। अब आपका अगला आता है वो आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक हो जाता है, क्या हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाए, अधिक हो जाता है, तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल भी नहीं जा पाता बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होने लगता है। परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं। पहला, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो, अधिक हो। अब आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों लेंस। जी हाँ, अब यहाँ पे आपका क्या आता है, लेंस आता है। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठों से घिरा होता है। लेंस देखिए तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण, उसी प्रकार लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होते हैं, यह लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस बीच में पतले एवं किनारों पर मोटे होते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। पहला इसमें आता है प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाले प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और प्रकाशिक केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है प्रथम फोकस व प्रथम फोकस दूरी। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आने वाले प्रकाश किरणें उत्तल लेंस में अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें अवतल लेंस अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, इसे हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं। लेंस के प्रकाशित केंद्र से प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। अगला है द्वितीय फोकस व द्वितीय फोकस दूरी। तो लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु या तो होकर जाती है या तो एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं और इन्हीं किरणों को द्वितीय फोकस कहती हैं या कहते हैं या यह कहलाती हैं। द्वितीय फोकस व प्रकाशित केंद्र की बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग फोकस द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। अब आता है फोकस तल। ये फोकस तल क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। चूँकि मुख्य फोकस दो प्रकार के होते हैं, अतः फोकस तल भी दो प्रकार के होते हैं, प्रथम फोकस तल और द्वितीय फोकस तल, और इसे हम लोग F1 F2 से प्रदर्शित करते हैं। अब नेत्र के लिए या लेंस है, लेंस के लिए UVF में संबंध। तो लेंस के लिए देखिए, तो लेंस का जो UVF में संबंध फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1/F = 1/V - 1/U। U क्या है, वस्तु से लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, और V क्या है, प्रतिबिंब से लेंस के प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी। F क्या है, लेंस की फोकस दूरी।
अब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब हम लोग उत्तल लेंस में किसी वस्तु को कहाँ पर रखें, अनंत पर रखें, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस तल पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। दूसरा, जब वस्तु को अनंत और द्वितीय फोकस के मध्य में रखें, यानी 2f के मध्य में रखें, द्वितीय फोकस होता है कि मध्य में रखें, तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। अगला है यहाँ पे, जब वस्तु को द्वितीय फोकस पर स्थित हो तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस पर ही बनेगा। वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर बनेगा। और यहाँ पे जब वस्तु को द्वितीय फोकस तथा प्रथम फोकस के मध्य स्थित हो, यानी कि f और 2f के मध्य स्थित है, तो कहाँ बनेगा? तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत तथा 2f के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा और आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। फिगर में देखिए दर्शाया गया है, इसको नोट कर सकते हैं। और जब वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित यानी कि f पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनता है। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और जब वस्तु फोकस एवं यानी कि F और C लेंस के मध्य स्थित यानी प्रकाशित केंद्र के प्रथम फोकस और प्रकाशित केंद्र के मध्य में स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा, आभासी सीधा, और आकार में वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। अब आता है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस की सभी स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है और लेंस तथा फोकस के मध्य में ही बनता है। यह कैसा होता है? आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब इसी में आता है रेखीय आवर्धन क्षमता। किसके लिए? लेंस के लिए। तो लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? m से दिखाते हैं। और m बराबर क्या होता है? v/u होता है। और यह उत्तल तथा अवतल दोनों लेंसों के लिए सत्य है। और लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। और इसे हम लोग p से दिखाते हैं। p बराबर क्या होता है? 1/f। और यहाँ पे मीटर में या सेंटीमीटर में रखेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर लगा देंगे। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो p बराबर 100/f सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, इसे d से प्रदर्शित करते हैं। और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक तथा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। और चैप्टर का नाम क्या है? यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि अकेले एक ही वीडियो में आपको पूरा मैं क्लियर करा दिया हूँ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कहीं पे दिक्कत आई होगी तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और पूरा आप वीडियो प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हो और एक प्यारा सा नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर जो 10 होता है यह कंप्लीट होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए। या फिर क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन यहाँ पे समाप्त हो रहा है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।